नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इस कंपनी के बारे में, उसका नाम है वोल्टास। देखिए, वोल्टास के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि चार्ट जिस तरीके से बना है करेंटली, वो अगर देखेंगे तो कंपनी एक शानदार ब्रेकआउट किया था, उसके बाद एक देखिए एक बिग फॉल हुआ। अभी इस फॉल होने के पीछे एक रीजन है, वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, जब वोल्टास के ऊपर एक एंटी बना था तब मैंने आपको साथ शेयर भी किया था। कुछ इस तरीके से शोल्डर कम बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। देखिए, जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स दिखे, ध्यान से देखना इस पैटर्न्स को। कभी भी आपको इस तरीके से पैटर्न्स किसी भी कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। क्या बना, पहले एक रेंज मैंने मार्किंग किया। मैं यहाँ पे रेंज को थोड़ा सा मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पे जो शोल्डर था वो डिलीट हो गया। मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ, तो आपको और भी आसानी होगा समझने में। हाँ, अभी देखिए, पहले क्या बना, एक शोल्डर बना इस रेंज के बेसिस में, और एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो एक्चुअली रिवर्सल हेड एंड शोल्डर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं कुछ इस तरीके से बनते हैं। कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। इसको उल्टा किया जाए तो उसको रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, तो आपको याद रखना उसको ब्रेकआउट होना चाहिए, और ब्रेकआउट के ऊपर कोई कंफर्मेशन होना चाहिए। तो कंफर्मेशन होने के बाद रिटेस्ट किया, और उसके बाद देखिए किस तरीके से धमाका करके टारगेट को अचीव किया। और टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, टारगेट बेस्ट तरीके से टारगेट था, और वो भी 31% के आसपास टारगेट मिला। और कितनी कम दिनों में कंपनी टारगेट दिया वो जरूर देख लेना। एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखो तो ऑलमोस्ट 67 डेज में टारगेट मिला। अभी क्वेश्चन ये है कि सर, टारगेट होने के बाद क्या प्रॉफिट बुकिंग हुआ है कि इसलिए गिरावट हुआ है? हाँ, प्रॉफिट बुकिंग तो हुआ, मगर कुछ और एक रीजन है। वो रीजन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, नमूरा जो एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है, इस वोल्टास के ऊपर उन्होंने टारगेट प्राइस को एडजस्टमेंट किया, मतलब टारगेट प्राइस को कम किया। पहले उन्होंने टारगेट रखा था 1511 के आसपास, और उन्होंने एडजस्टमेंट करके उनका टारगेट रखा 1450 के आसपास। मतलब उन्होंने एडजस्टमेंट करके उनको नीचे दिखाया, मतलब नीचे आने का चांसेस है, इस तरीके से कुछ बातचीत बताया। अभी बेसिकली देखिए, इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो ध्यान से देखेंगे। इस बार कंपनी के सेल्स हाईएस्ट देखने को मिला, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और नेट प्रॉफिट फर्स्ट टाइम कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट किया। मगर प्रॉब्लम यही पे है, जो कंपनी सेल्स अच्छा खासा किया, कंपनी प्रॉफिट को ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बिड नहीं कर पाया। मतलब जो एस्टीमेट किया गया था उस एस्टीमेट को कंपनी बिड नहीं कर पाया। अभी एस्टीमेट को बिड नहीं कर पाया, इसका मतलब मार्केट में तो नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा ही, तो जिसके चलते एक बिग फॉल देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन जब भी बने, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो उस कंपनी के ऊपर आपको जरूर कुछ थिंकिंग जरूर सोचना चाहिए कि हाँ, करेक्शन हुआ है क्या, यहाँ से गिरावट और भी रहेंगे कि यहाँ से बाउंस बैक करेंगे। तो देखिए, कभी कभी होता क्या है, हम लोग यही सोचते हैं कि बड़ा फॉल हो गया तो कंपनी और ऊपर नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। उसका बड़ा एग्जाम्पल है पॉलीकैब, उसका बड़ा एग्जाम्पल है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी कंपनी नीचे नहीं रहने वाले जो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी देखिए, इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अगर कंपनी खराब होता तो पूरा का पूरा माल बेचकर भाग जाता। आप कहेंगे सर, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एफएस ने तो माल बेच दिया। हाँ, एफएस ने माल बेचा, उल्टा किसने खरीदारी की है? डीएस ने खरीदारी किया। मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा, दूसरे इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी की है। और पब्लिक ने भी माल बेचा, उसका फायदा किसने उठाया? इंस्टीट्यूशन उठाया। प्रोमोटर के पास तो पहले जितना होल्डिंग था उतनी होल्डिंग है, तो बाकी माल कहाँ पे गया? बाकी माल एक्चुअली डीएस ने उठाया। तो मैं जरूर कहूँगा वोल्टास के ऊपर फोकस रखिए। मुझे लगता है इस कंपनी जर्नी तो ऑलमोस्ट कर चुके हैं, लाइफ टाइम हाई के थोड़ा सा नीचे है। तो कंपनी जिस फील्ड में काम करे उस फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लगातार हर गांव में, हर घर में, हर जगह पे एसी और लगाया जा रहा है। जिस तरीके से एयर कंडीशन लगाया जा रहा है, तो वोल्टास का एयर कंडीशन भी बहुत जगह पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि गर्मी जितना बढ़ेंगे उतना ही इस तरीके से कंपनी का फायदा होने वाला है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए। डिसीजन आपको ही लेना होगा कि किस कंपनी के ऊपर रहे, किस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करे। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि इसके ऊपर बाई करो, इसके ऊपर सेल करो। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है
LTTS, जिसको लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज कहा जाता है। तो इस कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करूँ, एक टाइम कंपनी स्मॉल एंड मिड कैप टाइप जो IT सेक्टर कंपनी थे, उसके अंदर इसका नाम देखने को मिला था। आज इसका सिचुएशन जो बना वो एक लार्ज कैप टाइप जो IT सेक्टर कंपनी है उसके अंदर इसका नाम देखने को मिलेगा, और वो भी टॉप 10 के अंदर इसका नाम देखने को मिला है। और मुझे कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव पॉजिटिव लगा, क्योंकि बाकी जैसे देखेंगे तो विप्रो जैसे कंपनी, L&T माइंट्री, टेक महिंद्रा, इस साथ ही साथ एचसीएल टेक, ये सारे कंपनीज का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लॉसेस में भी है। कुछ कंपनी का तो एकदम बेकार परफॉर्मेंस है। टीसीएस का भी देखिए उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है सर, इन्फोसिस को छोड़कर। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर L&T ने पॉजिटिव रखा और प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ को भी पॉजिटिव रखा। तो यही खासियत है इस कंपनी की, और डेप्थ भी एकदम ना के बराबर है, और आरओसी कंपनी के ऊपर बेस्ट देखने को मिला। तो जो कंपनी इसका कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव है और कुछ पॉइंट्स अच्छा खासा पॉजिटिव में परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल तो जरूर हो जाते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर IT सेक्टर इतने बड़े करेक्शन में क्यों है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब भी यूएस मार्केट में और ग्लोबली मार्केट में कोई भी दिक्कत आए, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो बाकी कोई कंट्रीज हो, डेवलप कंट्रीज हो, वहाँ से अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए, कोई भी वॉर जैसे सिचुएशन बने, तब सबसे ज़्यादा अगर करेक्शन देखने को मिलता है वो IT सेक्टर के ऊपर होता है। तो IT सेक्टर के ऊपर इसीलिए प्रेशर है। दूसरी बात, एक्सेंचर जो वर्ल्ड के सबसे बड़े IT सॉल्यूशन IT सर्विसेज कंपनी है, उसका रिजल्ट खराब आया, जिसके चलते इंडियन में सब सारे कंपनीज का थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। फिर भी देखिए कंपनीज के जो सेल्स है इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, एक्सपेंस कंट्रोल में रखा, नेट प्रॉफिट भी देखिए 323 करोड़ से 329 करोड़ बना। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में ही देखने को मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से प्रोमोटर से लेकर FHDS पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ एक बार शेयर करूंगा। देखिए कंपनीज के ऊपर जब मुझे कोई एंट्री मिला था, कुछ इस तरीके से एंट्री मिला था, एक कप विद हैंड मिला था, और ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए दूसरी बात, एक बड़ा सा क्या बना, एक कप बना, मगर मैं सोच रहा था कि कप के बाद एक छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका हो सकता है, मगर मेरे सोचने से तो कुछ होगा नहीं। ये तो सबकी बात सेम है कि हर कोई सोचेंगे और उसी सोच के बेसिस में मार्केट चलेंगे। ऐसे होता तो सारे व्यक्ति सारे काम धाम छोड़कर मार्केट के ऊपर ही आ जाते। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, किसी के सोचने से कुछ नहीं होगा। हमेशा प्रिडिक्शन करके चल सकते हैं, कंपनी के ऊपर एनालिसिस करके चल सकते हैं, उसके बाद भी आपको लॉसेस लेना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हमेशा रूल्स को, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को नज़रअंदाज मत करिए, सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। और जो लोग आपको बता रहे हैं कि 100% मार्केट से प्रॉफिट मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप इस तरीके से बेवकूफ़ मत बनिए, क्योंकि आप जब लॉसेस करेंगे ना, तो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम ज़ीरो में आ जाएगा, और आप ही दूसरे लोगों को यही कहेंगे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो मैं ये बात मुझे थोड़ा सा गलत लगता है कि जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके बाद खराब बात कहना ये ठीक नहीं है। तो पहले नॉलेज गैदरिंग करिए, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ इस मार्केट से ही पैसा बन सकता है। क्योंकि मैं इस मार्केट में अराउंड 8 साल काम कर रहा हूँ, तो 8 साल में मुझे जितना नॉलेज हुआ उस बेसिस में मैं जरूर कहूँगा कि मार्केट पैसा आपको देगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए फाइनली मारुति सुजुकी के ऊपर जो मेरा ट्रेड बना था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक रेंज के बेसिस में मैंने ट्रेड लिया, ऑब्वियसली ये रिक्सी ट्रेड है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इस रिक्सी ट्रेड में मुझे लॉसेस होने का चांसेस भी हो सकता है। अगर लॉसेस हुआ तो जहाँ से मेरा एंट्री है उस एंट्री पॉइंट से अगर लॉसेस होगा तो मुझे 6 से 7% लॉस लेना पड़ता। तो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ 1:3 रेशियो का, मतलब मेरा 6% का अगर लॉस है तो 18% का मैं टारगेट लेके चलूंगा। तो बेसिकली जो एंटी लेवल हुआ, एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूं तो अराउंड अराउंड 17 to 18% का टारगेट लेके चल रहा हूँ। अब इस तरीके से मैंने टारगेट हमेशा इसीलिए लेके चलता हूँ क्योंकि अगर मुझे 5 कंपनी में इस तरीके से ट्रेड मिले, अगर मुझे 3 कंपनी में अगर लॉसेस भी हुआ, बाकी 2 कंपनी में अगर प्रॉफिट हुआ, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा। तो इसीलिए हमेशा आपका टारगेट रेशियो बड़ा होना चाहिए और स्टॉप लॉस रेशियो आपको कम होना चाहिए। हाँ, 1:2, 1:3, 1:4 हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है।
मैं 1:3 रेशियो को लेकर चलता हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मारुति के ऊपर मैंने इसी बेसिस में टेल लिया सर, ऐसे नहीं कि पैटर्न्स बना मैंने टेल ले लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक देखने को मिला फिलहाल के लिए, क्योंकि सेल्स भी इस बार कंपनी हाईएस्ट जनरेट किया, एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। इस बेसिस में मैंने कंपनी के ऊपर टेल लिया, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स को पहले चेकआउट करता हूँ। उस पॉइंट्स अगर मुझे ये बताता है कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर कुछ एंटी बेसिस बन रहा है, तो कुछ डिसीजन लो, तब मैं डिसीजन लेता हूँ। और हाँ, मिनिमम अमाउंट के साथ लेता हूँ, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स में हाई रिस्की होता है, तो हाई रिस्की जोन में मैं बहुत कम क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ। तो आपके क्या राय है मारुति के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है वर्धमान पॉलिटिक्स लिमिटेड। तो वर्धमान पॉलिटिक्स लिमिटेड जो 250 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो है कंपनी का स्प्लिट का। तो 17 तारीख को आपको कंपनी स्प्लिट देने वाला है, और वो भी 1 के बदले 10, मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर देने वाले हैं। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी के जो स्प्लिट आपको मिलने वाला है, जो अभी देखिए करंट जो प्राइस कितना है 97, शायद जिस दिन स्प्लिट होगा अगर 100 रुपये भी इस कंपनी का बन गया, तो इस कंपनी का 1:10 जब आपको स्प्लिट देंगे, मतलब 1 के बदले आपको 10 शेयर जब देंगे, तो इसका शेयर प्राइस भी 10 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 10 के आसपास आ जाएगा। तो सोचिए एक पेनी स्टॉक बन जाएगा। तो सोच समझ कर काम करिए, डायरेक्टली जंप मत कर देना कंपनी के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।